अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, एक और इम्पॉर्टेंट दिन है मार्केट के लिए आज। इवन हम कह सकते हैं कि इस महीने का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है और वो ये है कि मंथली क्लोजिंग होनी है। और मंथली क्लोजिंग के वक्त मार्केट जो है ना वो हमेशा ही वॉलेटाइल रहती है और मंथली क्लोजिंग हमेशा ही मार्केट के मैक्रो लेवल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस दफ़ा दोस्तों ये मंथली क्लोजिंग जो है वो इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रीज़न ये है कि ये हो रही है दोस्तों एक नए लेवल के अंदर और 32,000 के लेवल के टूटने के बाद पहली क्लोजिंग होगी, जो कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर लग रहा है कि पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। तो इसके बाद दोस्तों जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजिंग हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस के अलावा इस वीडियो में एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट भी शामिल है जो कि शायद आपके सोचने का जाविया बदल देगी और 80% जो लोग मार्केट के बारे में सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी मार्केट के बारे में आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। अब आप लोग दोस्तों जानते हो कि जो हमारी अक्टूबर के महीने की क्लोजिंग है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें दिखाई दे रही है। हिस्ट्री के लिए हमने देखा है कि हमेशा ही अक्टूबर का महीना जो है ना वो पॉजिटिव रहता है और इस दफ़ा हमें जो है तारीख खुद को दोहराती हुई दोबारा दिखाई दे रही है। और जो अक्टूबर के महीने की क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 27% से ऊपर की दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद दोस्तों नवंबर का महीना कैसा रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके लिए अगर हम डालते हैं नज़र हिस्ट्री के ऊपर तो हमें दिखाई देता है कि नवंबर का महीना मिला जुला सा रहता है। कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी ये नेगेटिव होता है। अगर हम देखें 2013 से जो डेटा हमारे पास मौजूद है तो नवंबर का महीना दोस्तों यहाँ पर जस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब देखना कल के दिन ये होगा कि एक पॉजिटिव स्टार्टिंग होती है या फिर नेगेटिव स्टार्टिंग होती है। और इसके बारे में दोस्तों अभी आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि हमारे चार्ट्स के हिसाब से हमें क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और फंडामेंटल अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगा और ये फंडामेंटल अपडेट देख के ना दोस्तों यहाँ पर एक नया जाविया आपकी सोच को मिलेगा। आप लोग जानते हो कि 80% ट्रेडर्स जो है इस टाइम मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 90% जो बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन स्पॉट का जो ETF है वो यहाँ पर जनवरी के महीने से पहले या जनवरी के महीने में यहाँ पर मंजूर हो सकता है। और इसी रीजन की वजह से बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना 32,000 का लेवल तोड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर पहली अपडेट देखो तो आपको दिखाई देगा 40 मिलियन बिटकॉइन एड्रेस जो है यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर है। अगर हिस्ट्रिकली देखते हैं तो बहुत कम मौकों पर ऐसा दिखाई देता है कि इतने ज्यादा एड्रेस बिटकॉइन के प्रॉफिट के अंदर हो। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर कितनी ज्यादा ग्रीड है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया सारी की सारी ग्रीड जिस चीज पे बेस कर रही है वो है बिटकॉइन का स्पॉट का ETF। और इसके बाद जो आर्टिकल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो यहाँ पर आपको परेशान जरूर कर सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको ये आर्टिकल इसलिए नहीं दिखाने जा रहा कि आप लोग यहाँ पे पैनिक करो या फिर अपनी पॉजिटिविटी को लूज करो। यहाँ पर ये आर्टिकल सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जो ग्रीड मार्केट में फैली हुई है ना, जो यहाँ पर ट्रेडर्स मुख्तलिफ लॉन्ग पोजीशंस विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट और हाई लेवरेज के साथ ऑन कर रहे हैं सिर्फ स्पॉट ETF को देखते हुए, उसमें आप लोग शामिल ना हो और आप लोग यहां पर फोमो ना करो। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 80% एनालिस्ट जो मार्केट के हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का स्पॉट का जो ETF है वो यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को अब मंजूर करना पड़ सकता है और बहुत नैरो चांसेस हैं कि वो इसको नामंजूर करे। और इसी चीज को वो देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं इनको एक साथ इसलिए कर रही है कि एक साथ इनको मंजूर करे और मार्केट के अंदर उसके बाद ही कोई पॉजिटिविटी आए। बट यहां पर दोस्तों ब्लूमबर्ग के हिसाब से मामला कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है और इनका कहना यह है कि यहां पर जब 80% ट्रेडर्स मार्केट में पॉजिटिव हैं और यहां पर इंतहाई ग्रीड फैली हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये प्लान बना रहा हो कि वो सारी की सारी एप्लीकेशंस को एक साथ जमा करेगा और एक साथ फिर नामंजूर कर देगा। जाहिर सी बात अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा रग पुल हो सकता है और तमाम पॉजिटिविटी जो मार्केट में इस टाइम मौजूद है वो आपको अचानक से नेगेटिविटी में बदलती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों बार बार आपको बोल रहा हूं कि यहां पर बिटकॉइन जो है ना वो उस मकाम पर मौजूद है जहां पर डिसाइडिंग मूवमेंट है मार्केट के लिए। तो यहां पर पूरे का पूरा फोकस जो है ना अपना फंडामेंटल्स पर रखो और स्पॉट ETF को लेकर जो भी अपडेट आती है उस पर प्रॉपर नजर रखो। इंशाल्लाह इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा
बट इसके लिए आपको टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर मौजूद होना चाहिए। जो भी अपडेट आएगी पहले आपको वहां पर मिलेगी और उसके बाद कहीं जाकर वीडियो बनेगी। तो यहाँ पर आप ज्यादा फोमो मत करो और ऑल आउट मार्केट में मत जाओ ये सोचकर कि यार स्पॉट ETF तो मंजूर होगा ही होगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि 20% जो ये फैक्टर है कि नामंजूर भी हो सकता है, ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। बट बहरहाल ओवरऑल मेरी और मेरी कम्युनिटी को ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं है कि हमारी 70% SIP जो है वो नीचे की रेंजेस में ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ से अगर मार्केट पंप होती है तब भी हम लोग खुश हैं, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हमें तब भी कोई टेंशन नहीं है। हमारे 30% जो बाइंग बाकी है वो हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये मार्केट की एक फंडामेंटल अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों अपने बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और ऑलरेडी मैक्रो लेवल्स के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। कल की वीडियो आप लोग देख लो अगर आपने नहीं देखी, उसके अंदर मैंने मैक्रो लेवल पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर वो आपसे डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो शॉर्ट टर्म की मूवमेंट के अंदर रहेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए बिटकॉइन यहाँ पर किस टाइप की मूवमेंट ले सकता है, हमारे पास यहाँ पर क्या क्या इन्फ्लुएंस मार्केट में मौजूद है और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि बिटकॉइन का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है ना अपनी ये सपोर्ट जो है वो होल्ड की हुई है, और इसके ऊपर बिटकॉइन जो है ना इस टाइम हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। यहाँ पर आप देखो तो ये बिटकॉइन ने बनाया हायर हाई और फिर एक हायर लो मिला, दोबारा बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया और दोबारा नीचे आया अपने इस स्ट्रॉन्ग लो को रिटेस्ट करने, और इसके अंदर कामयाबी के साथ रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया, और यहाँ पर हमने एक स्कैल्प भी ली थी जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हिट हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा नीचे आ रहा है, बट फिलहाल के लिए अपनी इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है जो यहाँ पर इसने एक नई इंट्राडे चार्ट के ऊपर सपोर्ट बनाई है, और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट बनी है बिटकॉइन की, जो कि है हमारी 34,000 से लेके 34,300 की रेंज में। तो इससे आपको ये तो अंदाजा हो रहा है कि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम कोई स्कैल्प देखते हैं तो हमें अपने अप ट्रेंड के अंदर ही तलाश करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ कन्फ्लुएंस मौजूद हैं, वो भी आप लोग देख लो, और उसके बाद बताऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरीके से इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना है कि बिटकॉइन किस लेवल से इस टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर विक टू विक एक कैंडल लेता हूँ, उससे हमें श्योरिटी मिल जाएगी किस लेवल से हमें जो है ना यहाँ पर फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये हमारी ट्रेंड लाइन है जिससे बिटकॉइन बार बार रिजेक्शन ले रहा है। इसके ऊपर हमें विक्स तो जरूर मिली है, बट फिलहाल के लिए कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं मिली है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास मजीद कन्फ्लुएंस है, वो भी आप देख लो, और उसके बाद जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ना ये हमारी एक तरह से नेकलाइन बन जाएगी और एक ब्रेकआउट पॉइंट बन जाएगा। यानी इसके ऊपर मार्केट जाती है तो ब्रेकआउट है, और अगर नहीं जाती है तो जाहिर सी बात है फिर रिजेक्शन काउंट होगी। और वो कन्फ्लुएंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, वो भी आप देख लो। नॉर्मली मैं पैटर्न्स को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, बट कन्फ्लुएंस के लिए काफ़ी अच्छा ये काम करते हैं, इसलिए मैं एज ए कन्फ्लुएंस इसको देखना पसंद करता हूँ। तो हमारे पास दोस्तों ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो तो ये बन गया इसका एक कप, ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बन रहा है इसका, वो भी आप देख लो। तो ये इसका बन गया हमारा हैंडल। तो ये प्रॉपर एक हमारा कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, और जो ये ट्रेंड लाइन है आप कह सकते हो कि ये इसकी नेकलाइन है, और यहाँ पर अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो बहुत तगड़ा एक मूव जो है अपसाइड की तरफ ले सकती है। यहाँ पर इन कन्फ्लुएंसेस के बेस पर अगर आप चाहो तो एक छोटी सी स्कैल्प यहाँ पे ले सकते हो, पर अगर लेना भी चाहो तो ये बात याद रखो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लाजमी करना, स्टॉप लॉस को हरगिज मत भूलना, और प्रॉफिट से पहले अपने स्टॉप लॉस को देखना कि वहां पर आपको कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो पे चल रहे होते हैं। हमारे ज्यादातर टीपीज हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर 10 दफा हम लोग टारगेट को हिट होता हुआ देख रहे हैं तो यहाँ पर 11वीं दफा ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ पर हर दफा आपने यही सोचना है कि इस दफा अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें कितना नुकसान होगा। जब नुकसान को पहले देखोगे ना तभी आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे और ऑल आउट मार्केट में नहीं जाओगे। इस लेवल पे वैसे भी जो है ना हमें ऑल आउट नहीं जाना है, और हमें अपने स्टॉप लॉस को लाजमी अपनी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर और स्कैल्पिंग्स के अंदर रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर तो आप लोग एंट्री लेना चाह रहे हो तो इस सपोर्ट लेवल पे आप लोग पहली एंट्री ले सकते हो। इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है 34,328 की रेंज में, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ले लो, और सेकेंड एंट्री मार्केट नीचे जाएगी, डीसीए करना है आपको, और वो होगा हमारे इस सपोर्ट लेवल पे, और ये बनता है हमारा 33,900 कर लो या 34,000 कर लो। यहाँ पर आप लोग जो है सेकेंड डीसीए एंट्री लोगे और दोनों एंट्रीज आप बराबर बराबर की रखोगे,
और उसके बाद दोस्तों जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमने रखना है अपने इस लो से नीचे, जो हमारा लास्ट लो लगा हुआ है ना ऊपर जाने के बाद से, वो लगा हुआ है 33,258 पर। तो आप लोग यहाँ पर 33,200 की रेंज में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके बाद जो एवरेज एंट्री बनेगी हमारी वो कहीं बनेगी इस रेंज के अंदर, यानी कि 34,100 के आसपास हमारी एवरेज एंट्री बन सकती है इस स्कैल्प के अंदर। और फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे इस ब्रेकआउट के बाद अपनी विक वाला एरिया, जो लास्ट हमारी विक लगी हुई है ना इस रेंज के अंदर, यानी कि 34,800 का एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पर एक मैं रेंज निकाल लेता हूँ। ये रेंज मुझे पहले निकालनी चाहिए थी बट बहरहाल मेरे जहन से निकल गई, बट देर आए दुरुस्त आए। और यहाँ पर हम जाहिर सी बात है इस रेंज को ट्रेड कर रहे हैं तो इसी की रेंज हम बनाएंगे। और उसके लिए पहले हम यहाँ पर लेंगे अपना रेंज हाई का एरिया। ये हमारा जो विक का टॉप है ना, ये हमारा है रेंज हाई का एरिया। और हमारा जो रेंज लो का एरिया है वो हमारी ये वाला लो है, जहाँ जिसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया है। और इसका जो मिड रेंज बनता है वो बनता है हमारा फिब रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये हमारा एक इसमें मिड रेंज का एरिया। और यहाँ पर इससे आपको अंदाज़ा हो चुका है कि बिटकॉइन जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है ये मिड रेंज के ऊपर का रेंज है। तो बिटकॉइन इसी मिड रेंज के ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि हमारा 34,800 है। और सेकेंड टारगेट जो बनेगा इस स्कैल्प का वो बनेगा हमारा रेंज हाई का एरिया 35,200 आप रख लो अपना सेकेंड टारगेट। और थर्ड टारगेट हमारी बनेगी ऊपर की लिक्विडिटी। जाहिर सी बात है अगर यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिटकॉइन को इससे ऊपर भी आना चाहिए अपनी लिक्विडिटी को लेने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड टारगेट जो हमारा होगा वो एक लोकल रेजिस्टेंस एरिया होगा, जो हिस्ट्री के हिसाब से बनता है हमारा 35,700 का एरिया। तो ये हमारा बन गया थर्ड टारगेट। और लास्ट टारगेट होगा हमारा जो हिस्ट्रिकली एसआर जोन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जोन है, और वो है हमारा 36,000 का एरिया। तो 36,150 पर आप लोग लास्ट टारगेट रख लोगे। अब यहाँ पर नेकलाइन के ब्रेकआउट से पहले ही ये ट्रेड लेना एक रिस्क जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट रिस्क लेने का रीजन ये है कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो जो मूव है ना मंथली क्लोजिंग की वजह से वो यहाँ पर पकड़ में नहीं आएगा। तो ये रिस्क हम लोग ले रहे हैं। अब मार्केट पे छोड़ते हैं बाकी किस दफ़ा हमारा स्टॉप लॉस लेती है या फिर हमें एक बड़ा प्रॉफिट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद लॉन्ग टूल के थ्रू यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्कैल्प की, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लग गया एक एंट्री पॉइंट। हमारा जो एवरेज एंट्री पॉइंट है वो 34,120 के आसपास बन रहा है। तो ये मैंने लगा लिया अपने लॉन्ग टूल को यहाँ पर। और उसके बाद स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। तो ये हमारा बन गया 33,200 पे स्टॉप लॉस, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा हो गया अपसाइड की तरफ टारगेट्स एरिया। तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो से जो हमारा आरआर बन रहा है वो बन रहा है 2.67 का, जो कि बुरा नहीं है। तो ये आपके सामने हमारा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो भी निकला है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ये लाइक और कमेंट करना मत भूलना और भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।